प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि हम हमारी विषय हिंदी साहित्य उसकी पहली पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने हमारी जो दूसरी यूनिट चल रही है और उसमें जो यूनिट का भाग है उपभाषाएं बोलियां, तो उन बोलियों को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पूर्वी हिंदी को पढ़ा, पश्चिमी हिंदी को पढ़ा, उसी क्रम में हम लोग राजस्थानी भाषा को पढ़ रहे थे और हमारे सिलेबस के अंदर राजस्थानी भाषा की 4 बोलियों को रखा गया। 4 बोलियों के अंतर्गत सबसे पहले जो मारवाड़ी भाषा, और वैसे देखा जाए तो राजस्थानी लोगों को मारवाड़ी के नाम से पुकारा जाता है और इसका अपना एक विशेष क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर इस भाषा इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि हम लोग अजमेर का क्षेत्र है, किशनगढ़ का क्षेत्र है, उसके साथ साथ मेवाड़ है, सिरोही है, पालनपुर है, जैसलमेर है, अमरकोट है, बीकानेर, जयपुर है और जयपुर का उत्तरी क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के अंदर है और अपनी जो मारवाड़ी जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ इन 4 बोलियों के अंदर मेवाती का जो संबंध है वो अलवर का जो क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत आती है ये। और जो हमारे राजस्थान के जो 2 जिले भरतपुर और धौलपुर है वो उस क्षेत्र के अंदर है। उस मेवाती बोली का जो प्रयोग किया जाता है, मेवात के लिए कहा जाता है कि हरियाणा का जो मेवात क्षेत्र है वो इससे उसको छूता है, क्योंकि गुड़गांव का जो दक्षिणी भाग है वो भी इससे लगता है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो प्रभाव है वो उस क्षेत्र का प्रभाव होने की वजह से ही इसका जो नाम है वो मेवाती रखा गया। और इसके साथ साथ यहाँ अहिरवाटी अहिर जाति के भी लोगों की बाहुल्यता है। उसके साथ साथ मेवाती जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके लोगों की भी संख्या ज्यादा होने के कारण और इस क्षेत्र को मेवाती कहा गया। इसकी भी अपनी एक विशेषता है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो तीसरी बोली आती है जयपुरी, जिसको अपने राजस्थान है, राजस्थान का जो मध्य भाग है, मध्य भाग में होने की वजह से इसको ढूंढानी भी कहा जाता है और ढूंढानी होने के साथ साथ इसके ऊपर जैसे हाड़ौती कोटा बूंदी का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। तो उस क्षेत्र के अंदर भी इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। वैसे देखा जाए तो सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो शेखावाटी, हालांकि जयपुर से जयपुर की तरफ ही लगती है किंतु उस पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं, किंतु उसके साथ साथ इसको जो मध्य भाग के क्षेत्र के अंदर जो ये कह सकते हैं कि जयपुर जो है उसके 50 मील की जो दूरी है उस दूरी के दौरान है और उस बोली का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है। जैसे देखा जाए तो जो सहायक क्रिया है उसमें छह का जो प्रयोग है वो ज्यादा किया जाता है। इसके साथ साथ इसके जो कारक चिन्ह है उसमें के, सु, से, का, को आदि, और ये जो चीजें हैं जैसे मेरे, तेरे, माको, थाको, तो इन सब जो साइक्रियां हैं उनका जो प्रयोग है बोलचाल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो चौथी बोली है वो मालवी है। मालवी जैसा हम लोग कल भी जिक्र कर रहे थे, मालवी का जो संबंध है वो मालवा क्षेत्र से है और मालवा का जो क्षेत्र है हमारे हिंदी साहित्य के अंदर है। एक महाकवि वे महाकवि कालिदास जी, तो उन्होंने इसको मालवा क्षेत्र का नाम दिया। मध्य प्रदेश से आसपास का जो क्षेत्र है वो इसको छूता है और विशेष करके उज्जैन महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर भगवान शिव जी के जो शिवलिंग है उनमें से एक, और इस वजह से और उसके साथ साथ मालवा प्रदेश है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद प्रतापगढ़ है, जो मध्य प्रदेश का रतलाम है, भोपाल है, होशंगाबाद है, उज्जैन है, देवास है, इंदौर है, तो ये सारा का जो सारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब हमें इनके बारे में पढ़ तो रहे हैं, साथ में किसी भी, जैसे मैंने पहले की कक्षा में भी बताया था कि कोई भी जैसे वैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा, तो हिंदी अपने आप में भाषा है, तो भाषा की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो उसकी होती है व्याकरण। अब हिंदी भाषा के अंदर
देखें तो हिंदी भाषा के अंदर तो अपने जैसे भाषा, ध्वनि सबसे छोटी इकाई, उसके बाद स्वर, व्यंजन, उसके वर्ण हो गए, उसके बाद शब्द हो गए, उसके बाद उसकी क्रिया, सहायक क्रिया, या कह सकते हैं कि हिंदी के तो अनेक व्याकरण के जो भाग हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही इन भाषाओं के, इन बोलियों की भी अपनी एक विशेषता रही है, और उन विशेषताओं के साथ उनमें क्या विशेष है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो मारवाड़ी जो भाषा है, हम मारवाड़ी भाषा से शुरुआत करते हैं। तो मारवाड़ी जो भाषा है, तो मारवाड़ी भाषा आदिकाल से ही गद्य और पद जो साहित्य के अंदर रचनाएं की जाती थी, तो साहित्य के अंदर जो रचनाएं होती थी, आज भी देखें और प्राचीन समय में भी देखें तो गद्य और पद दो भाग हुआ करते थे, जिसके अंदर गद्यांश का जो संबंध है वो कहानी या उनसे हुआ करता था, जबकि पद हैं उन पदों के अंदर दोहे, छंद, या कह सकते हैं कि कविता, ये आदि चीजें आती थी। इसमें गद्य के अंदर निबंध है, कहानी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, कोई ऐतिहासिक घटना है, तो उनको हम लोग पढ़ते थे तो वो पद के अंदर। लेकिन इन क्षेत्र की जो भाषा थी वो भाषा डिंगल थी। इस क्षेत्र की जो भाषा थी, राजस्थानी जो साहित्य लिखा गया था वो डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया था। आदिकाल की अनेकों रचनाएं हैं, उन रचनाओं में इस भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता था। हालांकि डिंगल के साथ पिंगल का भी नाम आता है, लेकिन पिंगल को क्या है कि ब्रज भाषा के रूप में देखा जाता है। पिंगल को क्या है कि ब्रज भाषा के रूप में देखा जाता है, इसलिए ये भी साहित्य की भाषा है, हिंदी साहित्य के अंदर है। आदिकाल से आदिकाल के साथ साथ भक्ति काल, तो उन भक्ति काल के दौरान ब्रज भाषा का प्रभाव दिख रहा, रीति काल के अंदर भी ब्रज भाषा का प्रभाव दिख रहा। तो उसके बाद आधुनिक काल आने के बाद कहीं थोड़ा सा जाकर के उसको दरकिनार करते हुए, किंतु उस दौरान जितना भी साहित्य लिखा गया वो ब्रज, अवधि, ये कह सकते हैं कि डिंगल, पिंगल, मैथिली, उसके साथ साथ अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन क्षेत्रीय भाषाओं को भी समृद्ध किया जाता था। साहित्य की जो भाषा संस्कृत भाषा थी उसको भी उसमें भी लिखा जाता था। तो इस तरह से कोई भी भाषा और उस भाषा की सबसे बड़ी जो ताकत कहें वो, या उसकी विशेषता कहें, वो उसकी व्याकरण। उस व्याकरण के अंतर्गत जैसे सबसे पहले ध्वनियां, तो ध्वनियों में उस का जिक्र करें तो जिस तरह से किसी भी वर्ण को पढ़ने के लिए, अब यहाँ हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो सबसे पहले मारवाड़ी भाषा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत वो बताया जाता है कि सर्वनाम रूपों के अंदर विविधता देखने को मिलती है। विविध सर्वनाम जो है, उन सर्वनामों के अंदर जिस तरह से मैं है, तो मैं वैसे तो स्वयं के लिए कहा जाता है, किंतु यहाँ मैं किस लिए बताया जाता है कि उत्तम पुरुष और के अंतर्गत हूँ, मैं का मैं हो जाता है या मैं ही हो जाता है। तो इनके लिए इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। यह के लिए यो, ओ के संबंध में इसकी खातिर कहा जाता है। तो ये इनकी विशेषताएं रही। और मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो नकारात्मक जो क्रिया है, नकारात्मक जो क्रिया है, नकारात्मक क्रिया बनाने के लिए, जैसे रहनो, रहना, रहनो, तो रहे का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में गाता नहीं, तो गाता रहनो नहीं, ठीक है। तो इस तरह का प्रयोग किया जाता है। आए तो आता रहे, तो आता रिज्यो। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं या ऐसा जो जोर है वो दिया जाता है। उसके साथ साथ जो ये मारवाड़ी भाषा, और मारवाड़ी भाषा का अपना एक क्षेत्र रहा। और उसके साथ साथ अगली जो बोली है वो मेवाती। मेवाती की खातिर मैंने आपको बताया कि इसका जो संबंध है वो अलवर क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी भी अपनी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के अंतर्गत देखा जाए तो इसकी जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया जैसे हम किसी बोलचाल के अंतर्गत जिन वर्णों का अधिक प्रयोग करते हैं, जिसमें हा, हो, थो, थी, से आदि से इनकी जो सहायक क्रिया है वो बनती चलती है। इसके साथ साथ मेवाती प्रसर्गों के अंतर्गत इसमें ने की ध्वनि, के की ध्वनि, को, का, की, से, ते आदि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि इसका जो संबंध है वो
गुड़गांव का जो दक्षिणी भाग है, और गुड़गांव का दक्षिणी भाग होने के साथ क्योंकि हरियाणा से टच है, मेवात का जो क्षेत्र है वहां से नजदीक होने की वजह से, और सर्वनाम के अंदर इसमें हरियाणवी की जो झलक है, हरियाणवी के समान इसको देखने को मिलती है। और इसमें विशेष है कि इसमें वो कहते हैं कि किसी के लिए तुम, जैसे किसी वर्ण शब्द का प्रयोग करिए तो तुम की जगह वो तम बन जाता है, और उसके साथ साथ मैं की जगह मैं का हम बन जाता है। तो इस तरह से इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। अन्य पुरुष के जगह जैसे इसका उसका, तो इनको बैंको, तो ऐसा बोला जाता है उसके अनुसार। और इको इको बैंको, तो उसमें जो ध्वनि है वो अपने आप जिस तरह से इस भाषा का प्रयोग करें तो स्वतः ही परिवर्तन हो जाती है। साथ में इसमें भविष्य की जो क्रिया है गो का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आदि का जो कह सकते हैं कि तीन काल है हमारे, जो भूतकाल है, भूतकाल के लिए हम लोग था का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ साथ जो वर्तमान है उसके लिए हम है का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ साथ जो भविष्य काल है तो भविष्य के लिए हम लोग गा का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या है कि गो का जो प्रयोग है वो अधिक किया जाता है, और इसके संयोग से, और ये देखें कि चलूंगो, चलेगो, ठीक है। तो इस तरह की जो ध्वनि है वो उनके जो शब्द के अंतिम पंक्ति या अंतिम वर्ण के तो उसमें अधिक देखने को मिलती है। उपरांत जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अंतर है, जैसे गयो, आयो आदि का जो प्रयोग है वो अधिक किया जाता है। हमारी हिंदी भाषा की जो चार बोलियां, उन चार बोलियों के अंदर मारवाड़ी की अपनी विशेषताएं, और उसके साथ साथ मेवाती की अपनी विशेषताएं। इसी क्रम में अब जो मध्य भाग की जो बोली है जयपुरी, तो जयपुरी वैसे देखा जाए तो इसको ढूंढानी भी बोलते हैं। 40-50 मील की दूरी तक ये फैली हुई है, और 40-50 की मील की दूरी क्यों, इससे भी अन्य क्षेत्रों में भी उसकी जो झलक है वो देखने को मिलती है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग उस सिकरचुरु झुंझुनू का जिक्र कर रहे थे, तो उन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत इसकी जो झलक है वो देखने को मिलती है। दूसरी तरफ कोटाबंदी की तरफ जाओ तो हाड़ौती से भी इसका संबंध जोड़ रखा है, उस तरफ भी उसकी झलक देखने को मिलती है। थोड़ा सा हमें जैसे इसके बाद हम मालवी का जिक्र करेंगे, तो मालवा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी इसका जो प्रभाव वो देखने को मिलता है। मारवाड़ी की तरफ है, जैसे किशनगढ़, जयपुर, क्योंकि जयपुर से और अजमेर की जो दूरी कम होने की वजह से, और उसमें भी उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इनके कारक चिन्हों के अंतर्गत हम लोग देखें तो इसके अंतर वो कहते हैं कि कई, सु, से, को, का, की, में, अधिक, में ऊपर अधिक का जो प्रयोग है वो किया जाता है। उसके साथ साथ इसमें बताया कि मैं, मुन्ने, तो मैं को वो हम लोग जयपुरी के अंदर मुन्ने के साथ पढ़ते हैं, तुमको तुन्ने के साथ पढ़ते हैं, मेरे के लिए मेरे तेरे के लिए मारो थारो का जो प्रयोग है वो किया जाता है। हमारा के लिए, हमारा तुम्हारा के लिए माको थाको का प्रयोग किया जाता है। लेना देना के लिए तो उसमें देबो, लेबो का प्रयोग किया जाता है। दियो, लियो का बोला जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो सहायक क्रिया है सबसे मुख्य सहायक क्रिया, किसी भी पंक्ति को पढ़ते हैं तो उसमें छह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारी जो राजस्थानी बोली है उस राजस्थानी बोली के अंदर इसको मरुभूमि, मारुभूमि, मरु उद्देश्य भूमि, ठीक है, तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। और लीजियो दीजिए, अर्थात कह सकते हैं कि इसको एक सम्मान देते हुए, और जैसे हमारी जो संस्कृति रही है वो हमेशा ही अतिथि देवो भव जैसी रही है, कि हम जो बाहरी नहीं, हमसे छोटे या हमसे बड़े, उन सभी का हम लोग बड़े ही प्रेम से, आदर से उनका सम्मान करते हैं। तो इसी तरह से उन वाणी के अंदर भी और उन शब्दों के अंदर भी लीजियो और दीजियो का जो प्रयोग है वो किया जाता है। सहायक क्रियाओं में इसमें छह का प्रयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो छह का जो प्रयोग है वो गुजराती जो भाषा है अपनी, गुजराती, क्योंकि
जब हम मालवा को पढ़ेंगे तो गुजराती जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के पास है, जैसे गुजरात का जो क्षेत्र लगता है, और वहां इतनी दूर दक्षिणी की तरफ न बढ़ करके अगर अपने इस तरफ देखें तो यहाँ ये जो मेवाड़, मारवाड़, पालनपुर का जो क्षेत्र है, तो उसके बाद अहमदाबाद, आबू रोड वगैरह जो भी है, तो वो आते हैं। तो उस क्षेत्र में भी इसमें 6 का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। वो लोग भी अपने किसी भी कार्य काम के लिए या किसी के हाल कुशल पूछने के लिए केम छो, ठीक है, तो इस तरह का जो वर्णों का जो प्रयोग है वो करते हैं। तो वैसा का प्रयोग है इसमें भी देखने को मिलता है। सहायक क्रिया 6 से बनती है। इसमें कहाँ कहाँ के लिए कट्ठे, वहां के लिए बठे, जहां के लिए जठे और यहाँ के लिए अठे का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये जैसे किसी भी बोली की व्याकरण और उस व्याकरण की विशेषताओं के अंतर्गत है। जो जयपुरी बोली है, उस जयपुरी बोली की कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस तरह के जो प्रयोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में अगली जो बोली हमारी मालवी के बारे में हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा जिक्र किया। वैसे संबंध इसका राजस्थान से रहा, लेकिन इसका आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान के साथ पड़ोसी प्रांत जो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से भगवान महादेव जी जो हैं उनकी महानगरी उज्जैन, और उज्जैन के महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और उन्हीं का जो प्रभाव है वो उसमें देखने को मिलता है। उसके आसपास मध्य प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास आदि क्षेत्र में भी इस बोली का जो प्रभाव वो देखने को मिलता है। मालवा का जो क्षेत्र है वो अत्यंत प्राचीन होने की वजह से, और कालिदास जी एक महाकवि हुए हमारे साहित्य के, उन्होंने इसको माल नाम से पुकारा। और इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत शुद्ध जो मालवी है, उस शुद्ध मालवी के अंदर अणे का जो प्रयोग है वो नहीं होता है। शुद्ध जो मालवी है उस मालवी के अंदर अणे का जो प्रयोग है वो नहीं होता। इसके साथ साथ डे का प्रयोग है, इसको डे ही पढ़ा जाता है और उसका प्रयोग कर लिया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम के अंतर्गत इसे देखें तो आदर्श जो राजस्थानी है उस राजस्थानी का जो प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। सहायक क्रियाओं के अंदर इसमें देखें तो थो, था, थी, गो, गा, गी आदि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। मूल रूप में कहें कि हमारी ये जो चारों बोलियां, इन चारों बोलियों की विशेषताओं की वजह से ही राजस्थानी हिंदी जो है, ये राजस्थानी बोली जो है, उन बोली में वे अपना अपना विशेष महत्व रखती हैं। और विशेष महत्व रखने के साथ साथ जैसे राजस्थानी के लिए कर्नल जेम्स टोन ने इसको मारवाड़ कहा, या डॉक्टर गिरियसन ने इसको राजस्थानी कहा। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। प्राचीन समय का जो अधिकांश साहित्य है, चाहे गद और पद की दृष्टि से देखें तो डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया, राजस्थानी भाषा के अंदर भी लिखा गया। तो इन बोलियों के अंतर्गत इन साहित्य का सर्जन किया गया। और जो आज प्राचीन जो धरोहर है, और उन धरोहर को आज वर्तमान समय में और आने वाली जो पीढ़ियां को एक ज्ञानवर्धक के रूप में और एक अच्छी संस्कृति के रूप में कहें कि वो हमारे लिए एक विरासत के रूप में आज भी हमारे पास है मौजूद है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और वैसे देखा जाए तो राजस्थानी भूमि कहें या राजस्थानी भाषा कहें कि रणबांकुरों की भूमि रही है। हमेशा ही अपने प्राचीन गौरव और इतिहास के पन्नों में राजस्थान का जो नाम है आज भी बड़े ही इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारे जो शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हैं, उनकी जो भूमि है, ये कहें कि वैसे तो क्षेत्र उनका मालवा वाला लगता है थोड़ा सा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो संबंध रहा है, तो चित्तौड़गढ़ का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के रतलाम में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, या कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, या भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, उदयपुर का जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के आसपास से रहा है। तो इस एक वजह तो नहीं कहेंगे हम लोग इसे, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात
कहेंगे कि हमारे जो शिरोमणि हुए वो भी इसी क्षेत्र से आते थे। तो इस प्रकार हमारी राजस्थानी ये 4 बोलियां, इनकी अपनी अपनी विशेषताएं। बाकी जो हमारी मैथिली भाषा, जो मैथिली भाषा के एक महाकवि विद्यापति जी, और जो पहाड़ी जो बोलियां हैं, या कह सकते हैं कि गढ़वाली है, और बाकी जो बोलियां हैं उनके बारे में हम लोग कल अगली कक्षा में पढ़ लेंगे।